गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रजनन, और उसमें भी आज हम लोग देखेंगे लैंगिक प्रजनन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है और उसके क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हो। सो इधर पे हम लोग को पढ़ना है कि लैंगिक प्रजनन कैसे होता है और वनस्पति में कैसे होता है। तो ये वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे ये वनस्पति में कैसे होता करता है लैंगिक प्रजनन। बहुत लोगों का डाउट है यार कि वीडियोस बड़े क्यों होते हैं, बट ये मतलब ऐसे कॉमेडी वीडियोस तो है नहीं कि 2-4 मिनट का डाल दो, 10 मिनट का डाल दो। इसमें क्या तुमको कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक को लो, फिर उसके क्वेश्चंस क्या हैं उसको भी सॉल्व करना पड़ता है, क्यों बताना पड़ता है, वाई का आंसर देना पड़ता है। सो ये वीडियोस क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। एजुकेशनल वीडियोस नॉर्मली सारे बड़े ही होते हैं। सो अगर जिसको नेट का प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा थोड़ा देख सकता है, एक दिन आज थोड़ा सा देखो, बाद में थोड़ा सा देखो, बट कर क्या सकते, मतलब अगर छोटा छोटा टॉपिक बनाएंगे, मतलब क्या आज सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बताओ, फिर बाद में उसका अलग, फिर वाला, तो ऐसा कोरिलेशन बराबर नहीं बैठता। मतलब एक ही वीडियो में अगर सब चीज़ होना तो हाँ, एक ही बार में एक ही साथ पढ़ेंगे ना तो बेटर हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ सकते हो, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो आज हम लोग देखते हैं लैंगिक प्रजनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हम लोग किस में देखे हैं, प्लांट में। बट एक क्वेश्चन है यार कि मतलब लैंगिक प्रजनन क्यों आया। अभी हमने क्या पढ़ा लास्ट वीडियो में कि अलैंगिक प्रजनन, उसमें क्या था, एकदम सिंपल मस्त था। एक सेल रहेगी, वो सेल जिसे हम लोग जनक कोशिका पेरेंट सेल बोलते हैं, ये पेरेंट सेल जो रहेगी, पेरेंट सेल अपने को दो में डिवाइड कर लेगी, तो एक से दो बन गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन का भी मीनिंग यही है कि अपने जो जैसे हैं वैसे को ही बना दो, उनकी जनसंख्या बढ़ा दो, वो क्या हो गया, रिप्रोडक्शन या प्रजनन कहलाता है। बट ये तो अलैंगिक प्रजनन हो रहा था, तो एक से दो बन गया, तो अच्छा है ना। यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे नर मादा की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल फटाफट हो रहा है। बट नेचर को क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ये लैंगिक प्रजनन को लाया गया, अलैंगिक ही क्यों नहीं रहा? तो उसका बेसिक रीज़न क्या है कि जैसे हम लोग अपने घर वालों से अलग दिखते हैं, बट ये लोग नहीं दिखते हैं, ये लोग सेम टू सेम दिखते हैं, जैसे ये हैं वैसे ही। अब हमारे घर में जितने भी बच्चे होंगे सब अलग दिखते हैं थोड़ा थोड़ा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये यहीं पे हो रहा है। तो बेसिक डिफरेंस, तो क्यों विविधता लाने का क्या फ़ायदा है, क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हो भाई? क्योंकि अगर ये दोनों सेम है तो इनको क्या प्रॉब्लम है? हम लोग अलग हैं, हम लोग जैसे लैंगिक, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, लैंगिक प्रजनन करते हैं, तो हम लोग तो अलग हैं, क्यों, इसमें क्या डिफरेंस हो रहा है भाई? ये दोनों जब जो है, अगर कुछ हार्श कंडीशन आती है, हार्श कंडीशन मतलब क्या, अगर इन्वायरमेंट फेवर में नहीं हो तुम्हारे, अगर और कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो जो इसके साथ होगा ना वो इसके साथ भी होगा। जैसे इसका दिमाग चलेगा वैसे इसका भी दिमाग चलेगा। तो जो इसके साथ सेम इसके साथ, तो एक मारा तो दोनों मर जाएंगे, क्योंकि कंडीशन तो दोनों के लिए एक ही जैसी है, तो दोनों के लिए खराब हो जाए। बट यही चीज़ यहाँ पे अपोजिट हो जाती है लैंगिक प्रजनन। अब यहाँ पे कंडीशन हार्श है, सबके लिए हार्श है, बट इसमें कुछ लोग बच सकते हैं, कुछ लोग मर जाएंगे। रीजन क्या है, कुछ लोग बचने का रीजन क्या है? क्योंकि लैंगिक प्रजनन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्या, अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन? अब अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, तो ये वीडियो बनाया मैंने उस पर, मतलब कि अर्धसूत्री विभाजन या माइटोसिस जिसे बोलते हैं, तो वो आप देख सकते हो, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। तो यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन में होता क्या था कि यहाँ पे क्रोमोसोम में थोड़ा सा जनकों का अदला बदली होता था, जीन्स का थोड़ा सा एक्सचेंज होता था। उस जीन के एक्सचेंज से क्या हो जाता, मेरा डीएनए थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मेरे भाई का डीएनए अलग रहेगा, मेरे घर वालों का डीएनए अलग है, तो अब सबका डीएनए अलग, तो डीएनए क्या होगा, अलग अलग है, तो थोड़ा थोड़ा कंडीशन सबकी थोड़ी थोड़ी अलग होगी। जैसे कोई जल्दी बीमार पड़ता है, कोई कम बीमार पड़ता है, रीज़न क्या है, यही ना, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कैसी है, उसके डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर है, वो सब उसके ऊपर मेंटेन कर। तो सेम लैंगिक प्रजनन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो अर्धसूत्री विभाजन, बट वो चीज़ यहाँ पे एब्सेंट है। अब यहाँ पे एब्सेंट है, तो यहाँ पे जो एक है वैसा एक, तो इसलिए क्या बोला जाता है कि जो जनक कोशिका जैसे ही नवजात कोशिकाएं होती सेम टू सेम, इसलिए इसके साथ जो हुआ वो भी इसके साथ खत्म, एक एक गैप दोनों है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जनक कोशिका और जो उसकी संतति या जो हमारी जनक जनक जो है और जो उसके नवजात शिशु आएंगे वो दोनों अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसलिए क्या होगा कि इसकी कंडीशन अलग है, तो भाई इसके लिए भी अलग होगी वो,
मतलब कि अगर इसको वो कंडीशन में बेकार लग रहा है तो शायद से इसके लिए अच्छी फेवरेबल हो। तो इसलिए बेटर क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। इसलिए नेचर ने क्या प्रोड्यूस किया, यार ऐसे नहीं करते, नहीं तो क्या होगा, एक गया तो सब पूरी उसकी प्रजाति नष्ट हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम हो। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ चेंज लाते हैं। तो वो चेंज क्या लाया, लैंगिक प्रजनन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके लिए क्या किया गया, तो इसको 2 पार्ट्स में अभी टॉपिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं बुक के अकॉर्डिंग। सो अभी लैंगिक प्रजनन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है कि युग्मक बनाना, पहला क्या कराना है, युग्मक बनाना। फिर वो युग्मक को बना करके उनका क्या कर देना, फलन। ये 2 मेन टॉपिक है, ठीक है। लैंगिक प्रजनन में अगर 2 स्टेज क्या होती है, तो 2 स्टेज, पहली स्टेज होती है युग्मक बनाना और सेकेंड स्टेज होती है फलन। युग्मक मतलब क्या, गैमेट्स को प्रोड्यूस करना, और फिर फलन मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन कराना। क्लियर। सो अभी हम लोग फर्स्ट देखेंगे युग्मक क्या होते हैं। युग्मक मतलब क्या, कि जैसे ये 2n था, ये 2n से nn बनाना, ये हो गए हमारे युग्मक। गैमेट्स, गैमेट्स मतलब क्या, सिंपल कोशिकाएं होती, सिंगल सेल। बस इसमें एक चीज होता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। ये क्रोमोसोम क्या है, यहाँ पे डबल है, गुणसूत्र डबल है, यहाँ पे गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। सेम अब जैसे ये हुआ कि ये क्या होगा, एक मदर में होगा, एक फादर में होगा, ठीक है, एक मेल एक फीमेल में होगा। फीमेल में भी सेम ऐसे ये प्रोसेस होगी, यहाँ पे भी NN बनेगा। क्लियर। अब जब ये NN बनेगा यहाँ पर, तो अब ये एक इसका n एक इसका n मिल करके क्या बन जाएगा, 2n। यही 2n क्या है, फलन। तो फलन का डेफिनेशन क्या हो जाता है, स्त्री युग्मक पुंस युग्मक आपस में संयोग करके एक द्विगुणित युग्माणु का निर्माण करते हैं, जिससे कि इसे क्या कहते हैं, अब युग्मक, 2 युग्मक मिलकर के क्या बना देंगे, युग्माणु। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, युग्माणु। सो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे युग्मक 2 मिले तो क्या बन गया, युग्माणु। इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, फलन। When haploid male gamete, haploid female gamete fuse together and form a zygote is called as fertilization. So अभी जैसे फर्टिलाइजेशन होगा, अब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप होती रहेगी, इनकी सेल्स में ग्रोथ होगी, वृद्धि होगी, फिर क्या होगा, इसके अंग बनेंगे, फिर क्या होगा, बॉडी का पूरा बॉडी बन जाएगी, फिर जन्म हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे होती है। सो फर्स्ट हम लोग को देखना है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है पुष्प के अकॉर्डिंग, मतलब कि फ्लावर्स का एक, पहले फ्लावर का हम लोग एक स्ट्रक्चर देखेंगे। अब फ्लावर, ये कौन सा फ्लावर है, टिपिकल फ्लावर। टिपिकल फ्लावर मतलब क्या, कि इसको आधार मान करके ऐसा माना गया कि सब फ्लावर ऐसे ही हो। ये जरूरी नहीं कि सब फ्लावर ऐसे ही हो, 4 पंखुड़ी हो, किसी में 5 होता है, किसी में 3 होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट माना गया कि ऐसा एक फ्लावर होना चाहिए, जो जो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर उसके पास होना चाहिए। तो ये हमारा फ्लावर। पहले हम लोग इसको क्या देखेंगे कि स्ट्रक्चर, फिर नेक्स्ट देखेंगे कि इसको गैमेट्स कैसे बनते हैं इसके अंदर, फिर गैमेट्स बन गया तो उसके बाद इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर उससे नेक्स्ट उसका जो शिशु बनता है, या यहाँ पे ऐसे बीज बोल सकते हो, तो यहाँ पे बीज जो बनता है उसका अंकुरण कैसे होता है। तो ये हमारे वीडियो का पूरा सीक्वेंस रहेगा। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्लांट जो फ्लावर है उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है, फ्लावर के स्ट्रक्चर्स में क्या क्या पाया जाता है। तो फर्स्ट हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लांट फ्लावर है, फ्लावर को क्या बोला गया है कि प्लांट की सेक्सुअल यूनिट क्या है, फ्लावर। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि पुष्प के या पौधे की प्रजनात्मक इकाई क्या है, तो प्रजनात्मक इकाई क्या है, पुष्प। कार्यात्मक और प्रजनात्मक इकाई क्या है, पुष्प। मतलब कि फूल के द्वारा ही प्रजनन हो सकता है किसमें, प्लांट्स में। ठीक है, अब सब प्लांट का नहीं, बड़े बड़े प्लांट जो जिसमें फ्लावर्स आते हैं, अब जिसमें फ्लावर्स नहीं आते उनका प्रजनन कैसे होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कैसे होता है। तो फर्स्ट देखते हैं कि उनका स्ट्रक्चर क्या है। तो कोई भी फ्लावर होता है उसके मेन 4 पार्ट होते हैं, मेन 4। पहला दलपुंज, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं करोला। फिर होता है बाह्य दलपुंज, जिसे हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। फिर होता है पुंगम, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टैमेन, मेल पार्ट होता है। फिर जायांग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गायनोसियम। इसे एंड्रोस, स्टैमेन इसकी यूनिट है, इसे एंड्रोसियम बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो गया हमारे पार्ट्स। तो पहले 4 पार्ट होते हैं, बाहर वाले जो होते हैं, जो कलरफुल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, दलपुंज या फिर कोरोला।
फिर हरा वाला नीचे देखो फूल में हरा पत्ती लगे, हरे हरे लगे होते हैं, उससे क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज या जिसे कैलिक्स बोलते हैं। फिर मेल पार्ट होता करता है जिसे पुमंग या एंड्रोसियम बोलते हैं। फिर फीमेल पार्ट होता है जिसे जायांग या फिर गाइनोसियम बोलते हैं। क्लियर इतना? तो 4 पार्ट, करोला, कैलिक्स, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब ये लोगों को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। इन दोनों को हम बोलते हैं अनावश्यक, मतलब क्या, इसेंशियल, तो ये नॉन इसेंशियल है। नॉन इसेंशियल होल्स, और इसे इन दोनों को हम लोग बोलते हैं इसेंशियल। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, आवश्यक मंडल। अब ये क्या है, मतलब क्या आवश्यक मंडल क्या है, अनावश्यक मंडल क्या है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रेग्नेंटली 2 चीज चाहिए, नर और मादा। तो यहाँ पे देखो जायांग मतलब फीमेल पार्ट, पुमंग जो मेल पार्ट है, ये 2 तो है। अब यही मेन दोनों है ना, इसलिए ये दोनों को क्या बोला, आवश्यक मंडल। ये दोनों को क्या बोला, अनावश्यक मंडल या फिर अतिरिक्त मंडल। इसी को दूसरा नाम क्या बोलते करते हैं, अतिरिक्त। ठीक है, अतिरिक्त मंडल बोलते हैं, मतलब नॉन इसेंशियल वर्ड्स। मतलब अगर ये है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये दोनों क्या करते हैं, बस इनको सपोर्ट करने का काम करते हैं। जैसे जायांग और उमंग है, इनको क्या करना है, अपने को सपोर्ट करना। तो ये दोनों को सपोर्ट करने का काम क्या होता है, दलपुंज और बाह्य दलपुंज का होता है। तो ये बेसिक समझा कि अगर देखा जाए, बोला जाए प्लांट में जो फूल है उसको 2 भाग में बांटा गया। तो क्या, पहला आवश्यक मंडल, फिर अनावश्यक या फिर अतिरिक्त मंडल। अब आवश्यक मंडल में 2, जायांग और पुमंग, और अनावश्यक या फिर नॉन इसेंशियल और अतिरिक्त मंडल में दलपुंज और बाह्य दलपुंज। क्लियर इतना? अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक एक को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट, दलपुंज। दलपुंज या जिसे करोला बोलते हैं, ये होता है नॉर्मली कलरफुल। ये क्या होता करता है, कलरफुल। कलरफुल होने का क्या मकसद है इसका, क्योंकि अगर ये कलरफुल नहीं होगा तो इसको अट्रैक्ट कौन करेगा। जैसे फ्लावर को हम देख के क्या जाते हैं, उसके पास जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि कलरफुल है, अच्छा लग रहा है। सेम कीटक होते हैं, मतलब कीड़े होते हैं, फिर मधुमक्खियाँ होती हैं, बर्ड्स होती हैं, ये सब भी क्यों जाती हैं इनके पास, रीजन ही एक तो पहला तो इनके पास खाना होता है, और दूसरा क्या होता है, कलरफुल होते हैं की वजह से उस पर सब अट्रैक्ट होते हैं। तो दैट्स वाई क्या होते करते हैं कि ये कलरफुल होना इनको जरूरी है, क्योंकि इनको अट्रैक्ट करना। तो ये हो गया दलपुंज। अब दलपुंज के एक एक घटक पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, पंखुड़ी। मतलब दल, जैसे एक को पंखुड़ी, एक पंखुड़ी, एक पंखुड़ी, इस फूल में 4 है समझ लो। ठीक है, तो एक एक घटक को क्या कहते हैं, पंखुड़ी। अब उसके बाद फिर ये हो गया, इसका काम क्या होगा समझ में आया, कलरफुल होना, ये ऐसा रहेगा। फिर नेक्स्ट है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। अब बाह्य दलपुंज नाम से ही पता है, बाहर दलपुंज मतलब इसके पास भी दल है, मतलब देखो ऐसे दल है, ऐसे नॉर्मली 5 होते करते हैं, एक इधर, एक इधर, 2 इधर पीछे। ठीक है, ऐसे 5 रहेंगे। तो इसका भी काम क्या होता है। अब देखो ये कौन से रंग का है, हरे। अब ये हरा रंग का क्यों, क्या रीजन हरे रंग का इसको है, क्योंकि देखो जब फूल खिलता है तो खिलने से पहले कैसा होता है, ऐसे कली के रूप में बंधा हुआ होता है। अब ये कली कैसा होता है, हरा कलर का होता है। ये जो रहता है, ये स्ट्रक्चर जिसमें फूल बंद रहता है, वो नॉर्मली कौन से कलर का होता है, हरा। हरा है तो क्या है इसके पास, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण है, क्या बनाएगा, खाना। खाना बनाएगा तो खाना किसको दे सकता है, इनको। तो इनिशियल स्टेप में ये क्या कर सकता है, खाना बनाने का। कली जब बर्ड्स, जब ये बर्ड कंडीशन में रहेगा, कली के रूप में रहेगा फूल, तो क्या करेगा, वो खाना बना के देगा। दूसरा, और इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देकर रखता करता है, इसको पूरा सा बंद करके रखेगा। ठीक है, तो ये किसका काम हो गया, बाह्य दलपुंज या फिर कैलिक्स। इसके हर एक घटक को क्या बोलते करते हैं हम लोग, पिच्छक। क्या बोलते हैं, पिच्छक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेपल्स, और इसे बोलते हैं पेटल। ठीक है, तो करोला के एक घटक को क्या बोलते हैं, पेटल्स, और कैरिक्स के एक घटक को क्या बोलते हैं, सेपल्स, एक एक यूनिट्स को। ठीक है, ये हो गया हमारा दलपुंज और बाह्य दलपुंज। अभी देखते हैं ये जो 2 मेन है हमारे। तो पहला है जायांग। जायांग के 3 भाग होते हैं। पहला, ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं, ये चीज को वर्तिकाग्र। इस बीच वाला ये जो पोर्शन है, इसे हम लोग बोलते हैं वर्तिका
और ये लास्ट वाला पार्ट होता है जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय। ठीक है, जायम के कितने पार्ट है, 3, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब एक एक को थोड़ा देखते हैं। वर्तिकाग्र जो होता है ये चिपचिपा होता है, ये क्या होता करता है, चिपचिपा। इसका चिपचिपा होने का रीजन क्या है, चिपचिपा ये इसलिए होता है क्योंकि जब यहाँ पे कुछ पराग कण आएंगे, पराग कण क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। जब पराग कण आते हैं यहाँ पे प्रजनन के लिए तो उनको रोक के भी तो रखना है, तो रोक के रखने का काम कौन करता है वर्तिकाग्र, क्योंकि ये चिपचिपा है तो जैसे बैठा उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। दूसरा ये न्यूट्रिशन देने का भी काम करता है, क्योंकि अब आके बैठ गया, कुछ खाना पानी नहीं दोगे तो भाग जाएगा, सिंपल सीधी बात। तो उसको क्या करता है, न्यूट्रिशन दे करके उसके फिर जो भी मेल गैमेट्स है उसको अंदर लेता है। तो ये वर्तिका का काम, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट है वर्तिका। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय के बीच की एक लंबी नली है, खाली एक नली होती करती है जिसे वर्तिका कहते हैं। तो ये वर्तिका के थ्रू क्या होता करता है, जो पराग नलिका आती है वो क्या होता है वो भी आगे हम लोग देखेंगे। पराग नलिका आती है उससे ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाता करता है, अंदर जाने के अंडाशय तक पहुंचने के लिए कहाँ से गुजरना पड़ता है उसको, वर्तिका। फिर लास्ट है अंडाशय, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये फूला हुआ पार्ट है। ठीक है, फूला हुआ सबसे निचला पार्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या होते करते हैं, इसमें ऐसे ओविल्स लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, ओविल्स। क्या लगे होते हैं ऐसे ओविल्स, मतलब बीजाणु, बीजाणु नहीं बोल सकते, मतलब कि यहाँ पे बीज रहेंगे। ठीक है, ये अंडाशय में क्या रहेंगे, फूल के क्या रहेंगे, बीज। बीज मतलब क्या कि यहाँ पे इसका फीमेल गैमेट पार्ट रहेगा। ठीक है, जिसे ओविल्स बोलते करते हैं, तो ये यहाँ पर रहेगा। तो यही अगर देखा है कि इन सबको छोड़ करके मेन क्या है, तो मेन ये फीमेल पार्ट का मेन क्या है, अंडाशय, क्योंकि यहीं पे वो अंडकोशिका बनने वाली है। ठीक है, भ्रूणकोश जिसे हम लोग बोलते करते हैं, वो देखें कैसे बनता है। तो ये सब चीज़ यहाँ पे बनती है, इसलिए मेन अगर देखा है तो अंडाशय इसका मेन। ये हो गया हमारा जायम। अब इसके एक एक घटक को हम लोग बोलते हैं, गायनोसियम है उसके एक एक घटक को हम लोग बोलते हैं कार्पेल। क्या बोलते हैं, कार्पेल। कार्पेल एक एक घटक को क्या बोलते हैं, अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र को स्टिग्मा, इसे स्टाइल, और इसे क्या बोलते हैं, ओवरी। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं पुमंग। पुमंग मतलब क्या, मेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट में ये मेल पार्ट है जो नीला नीला बना है ना, ये क्या है, मेल पार्ट। अब इसमें क्या होता करता है मेल पार्ट में, वो देखो कि इस पे कितने घटक हैं, एक पहला ये घटक है और एक ये। तो पहले वाले घटक ये क्या है, पराग कोश, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पराग कोश। ठीक है, और ये वाले को क्या बोलते हैं, पूतंतु। ठीक है, पराग कोश का मतलब क्या कि यहाँ पे पराग कणों का निर्माण होता है। कोश मतलब क्या, कोई जगह होती है जिसमें कुछ रखा जाए। तो यहाँ पर क्या होता करता है, पराग कण रखे हुए होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पराग कण, पराग कोश। यहाँ पर क्या होते हैं, पराग कण कैसे बनते हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बस बनता है वो प्रोसेस। पूतंतु क्या है, किसको सपोर्ट करेगा, क्यों सपोर्ट करेगा पूतंतु, क्योंकि इधर से इधर तक इसको सपोर्ट नहीं रहेगा तो गिर सकता है, तो इसको सपोर्ट कर। और इसका दूसरा एक मेजर काम है पूतंतु, खाना पानी भी तो इसको पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएगा, इसी से जो नली जाएगी वो पहुंचाएगी। और पूतंतु का दूसरा काम क्या है कि जितना बड़ा होता है उतना आसानी से यहाँ पे पहुंच जाता है परागकण। जैसे समझ लो कोई पूतंतु इतना बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे परागकण होगा। अब ये परागकण आसानी से यहाँ पे आ सकता है ना। अब यहाँ से परागकण यहाँ पे कैसे जाएगा, उल्टा, तो हवा तो ऐसे चलती नहीं, हवा तो ऐसे चलेगी, तो किसके परागकण ऐसे गिरेंगे, तो यहाँ तक कैसे पहुँचेगा। तो अगर ये बड़ा हो तो एक ये बेनिफिट है, नहीं तो क्या करना पड़ता है, प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं, कोई बैठा, कौन, कीटक बैठा इधर जाकर बैठेगा, तो ऐसा परागकण। सो ये हो गए हमारे स्ट्रक्चर। तो इसके एक एक घटक को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेमेन। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि अगर कोई प्लांट है, उस प्लांट में अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं, अगर मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उभयलिंगी प्लांट। मतलब कि उसमें दोनों स्ट्रक्चर, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, तो उसे क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। अगर कोई प्लांट है जिसमें सिर्फ मेल पार्ट है, ठीक है, जो ये मेल पार्ट है वही है, फीमेल पार्ट नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, एक लिंगी। अब अगर ये नहीं है तो उसे नर पुष्प कहेंगे, अगर ये नहीं है, ये बस है, तो उसे मादा पुष्प कहेंगे। तो समझ, एक लिंगी मतलब क्या, उसमें एक ही, या तो मेल होगा या तो फीमेल हो। उभयलिंगी मतलब क्या, उसमें दोनों हो सकते हैं। तो ये जैसे गुड़हल ये नॉर्मल गुड़हल का स्ट्रक्चर है, गुड़हल उभयलिंगी पौधा है, ठीक है, उसमें दोनों होते हैं।
और पपीता जो होता है वो एक लिंगी, नर अलग होता है और मादा अलग होती करती पौधे में, इसलिए पपीते का पुष्प क्या होता है, एक लिंगी। तो यहाँ पे हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब छोटा सा एक स्ट्रक्चर और बनता है पुष्प वृंत या पुष्प आधार जिसे हम लोग बोलते हैं। अब देखो कोई कोई फूल में ना ये छोटा सा एक आधार लगा होता है, जैसे गुलाब का फूल देखो ऐसे ही छोटा सा लगा होता है, तो इसे अगर लगा है तो इसे क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत या पुष्प आधार बोलते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो वो पुष्प में नहीं है आधार, तो इसलिए उसे स्थानबद्ध बोलते हैं, क्या, सेसाइल, सेसाइल फ्लावर बोलते हैं। स्थानबद्ध, स्थानबद्ध का मतलब क्या भाई, है ही नहीं इसमें, ये नहीं है डायरेक्ट ये डंठल से जुड़ा रहेगा, तो इसलिए उसे स्थानबद्ध फ्लावर बोलते हैं या फिर सेसाइल फ्लावर बोल सकते हैं। सो ये हो गया हमारा एक फ्लावर का नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अभी हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट अभी देखेंगे इसी में कि कैसे मेल पार्ट में क्या बनता है और फीमेल पार्ट में क्या बनता है और कैसे वर्क करता है। सो अभी स्टार्ट करते हैं कि कैसे पुंगंग बनता है, और पुंगंग में से जो पुंकेसर में से जिसको हम लोग बोलते हैं परागकण, तो परागकण यहाँ पे कैसे बनता है वो देखेंगे, और इधर पे हम लोग देखेंगे कि भ्रूणकोश कैसे बनता है। ठीक है, भ्रूणकोश जिसे हम लोग इंग्लिश में एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे पोलन ग्रेन। तो अभी हम लोग देखते हैं इनको डिटेल में कि कैसे बनता है। तो ये हमको पता है कि इसमें पूतंतु होता है, फिर इधर पे परागकोश होता करता है, इस परागकोश के अंदर क्या बनेंगे, परागकण बनेंगे। अब ये जो परागकण बनते हैं वो कैसे बनते हैं समझ लो। यहाँ पे क्या होगा, ऐसे एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये ऐसा होता करता है जो परागकोश होता है, तो ऐसा परागकण ऐसे बनते करते हैं। ठीक है, ऐसा एक्चुअली परागकण, अगर इसको ऐसा खोलूंगा ना तो ये ऐसा खुलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होते करते हैं, ऐसे 4 स्ट्रक्चर होते करते हैं जहाँ पे ये परागकण बनते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हमको पता है कि लैंगिक प्रजनन में पहले इंपॉर्टेंट क्या है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, लेकिन समसूत्री विभाजन से पहला चीज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं समसूत्री। क्या होता है वहाँ पे, कैसे होता है वो देखो। जैसे ये सेल्स हैं, यहाँ की कोशिकाएं हैं, ये कोशिका क्या करेंगे, पहले इसकी नंबर बढ़ाएंगे। नंबर कैसे बढ़ाएंगे, समसूत्री विभाजन द्वारा, क्योंकि नंबर से बढ़ाना जरूरी है समसूत्री विभाजन से। तो पहले ये क्या करेंगे, समसूत्री विभाजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर से बढ़ गया। अब नंबर से बढ़ गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या कर देंगे, अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि अभी नंबर से बढ़ गया लेकिन और नंबर से बढ़ाना, उसको क्रोमोसोम नंबर आधा करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अर्धसूत्री। तो यहाँ पे अगर सेल रहेगी 2n वाली, ये सारी सेल्स क्या है 2n, अब ये 2n से क्या बना दिया जाएगा n। ठीक है, तो ऐसे अब यहाँ पे क्या हो गया देखो, एक कोशिका से कितने परागकण बन गए, 4, 1 2 3 4। तो ये जो 4 परागकण बने हैं इसे टेट्राएड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्राएड। टेट्राएड मतलब क्या, 4 है। ठीक है, 4 होते हैं। तो ये ऐसे एकदम से मतलब आपस में ऐसे ऐसे टेट्राएड करूँगा, और इनके ऊपर क्या आ जाती करती है, कवरिंग आती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक ऐसे कवरिंग आती है। इससे क्या होता करता है, पोलन ग्रेन जो परागकण है उसको सबसे ज़्यादा मतलब रेजिस्टेंस मिल जाता है, मतलब कि उसको अगर वो कहीं बाहर भी गिर गया ना तो उसको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल अभी तक वर्ल्ड में पाया गया। इसे स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है अभी तक नॉन अर्थ में। इसको मतलब कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल। तो सोचो एक एक छोटे छोटे ऐसे हर एक कण में क्या होंगे, ऐसे ऐसे स्पोरोपोलेनिन इसके ऊपर लग जाएंगे। स्पोरोपोलेनिन लगने के बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये परागकण बन जाएगा। अब ये जैसे परागकण हुए तो ये परागकण यहाँ पे रहेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इनका मैच्योरेशन होगा और बढ़ेंगे। ठीक है, मैच्योर हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब जैसे मैच्योर होंगे, मैच्योर होने के बाद क्या हो जाएगा, जब ये फूट जाएगा, परागकोश जब फूट जाएगा तो इससे क्या होंगे, ये परागकण निकलेंगे। ये परागकण निकल करके अब उसके मीडियम अलग अलग, हवा या तो कीटक ले जाएंगे, या तो फिर कोई पक्षी आके बैठेगी वो लेके जाएगी, या तो पानी की सहायता से, या तो कोई एनिमल्स की सहायता से वो यहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकता है। अब ये नहीं कि सबके सब पहुँच जाए, कुछ पहुँचते हैं, कुछ जमीन के नीचे गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हो सकता है। तो समझा कि परागकण कैसे बन रहा है। तो ये जो परागकोश है, इस परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकण बनेंगे। ऐसे 4 ही नहीं बनते, बहुत सारे लाखों बनते हैं। 4 परागकण बने, समझने के लिए 4 परागकण बने, इनके ऊपर एक कवरिंग बन जाएगी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोपोलेनिन। और इनके सबके नंबर्स क्या रहेंगे, n।
अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्र के नंबर आधा। तो ये बन गए हमारे परागकण। तो समझा परागकण कैसे बना। अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि ये भ्रूण कोश कैसे बनता है। हमको पता है कि प्लांट्स है, ये जो इसका जायांग है, जायांग के 3 पार्ट है, वर्तिका, अग्रवर्तिका और अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इस अंडाशय में क्या होते हैं, बीजांड होते करते हैं, जिसे ओव्यूल से बोलते हैं, लोक्यूल, ओव्यूल से बोलते हैं, ओव्यूल्स जिसे बीजांड बोलते हैं। अब इस एक एक हाँ ये सिर्फ एक का स्ट्रक्चर बना। इस बीजांड में भी क्या होंगे, सेम अर्धसूत्री विभाजन। क्यों अर्धसूत्री विभाजन, फिर वही कहानी, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर क्या रखना, आधा, 2n है, तो इसको क्या करना अपने को n करना। तो यहाँ पर क्या होगा सेम, कि फिर आधा करना है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन के बाद ना ऐसे स्ट्रक्चर बनता है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं, फिर एम्ब्रियो सेल कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर इसको देखा है तो क्या होता है यहाँ पे, कि ये तो ये मेन कोशिका होती है जिसे अंड कोशिका कहते हैं, ये एग सेल कहते हैं, ठीक है। ये मेन, ये दो क्या होती है, बाद की सहायक होती है, इसे क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका, ठीक है। ये क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक होता है, क्योंकि इसमें देखो द्वितीयक 2 केंद्रक हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक। और यहाँ पे 3 और कोशिकाएं होती हैं। तो अगर देखा जाए कि भ्रूण कोश बोलेगा, भ्रूण कोश के बारे में बताओ, तो भ्रूण कोश में क्या बताया कि यहाँ पे कितनी कोशिका है, 7 कोशिका है। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी कोशिका, 7। और कितने केंद्रक हैं, तो 8 केंद्रक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोशिका कितनी, 7, केंद्रक कितने हैं, 8, क्योंकि यहाँ पे केंद्रक क्या है, डबल है, इसलिए केंद्रक यहाँ पर क्या है, डबल। और कोशिका कितनी है, 7 कोशिका, 8 केंद्रक। इस प्रकार से हमारा अर्धसूत्री विभाजन से ये क्या बन गया, हमारा भ्रूण कोश। अब परागकण भी बन गया, भ्रूण कोश भी बन गया। अब क्या होगा, कोई मीडिएटर आएगा, जैसे हवा, पानी, पक्षी, कीटक, ये सब आएंगे। अब वो क्या करेंगे कि जो यहाँ का परागकण है, ये परागकण करके यहाँ पर आके बैठा देंगे। ये समझ लो परागकण है, यहाँ का ये जो परागकण था, ये परागकण आके यहाँ पे बैठ गया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, परागण। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, परागकोश से परागकणों का, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह, स्थानांतरण को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलिनेशन, पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये समझना कि परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। जब यहाँ पर एक बार परागकण आ गए, तो अब ये क्या होगा, चिपचिपा है तो यहाँ पे चिपक जाएगा, इसको खाना पानी देगा। जैसे खाना पानी दिया तो यहाँ पर से क्या होता है, एक ट्यूब निकलती है, एक नली निकलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पराग नलिका, पराग नलिका, या जिसे पोलन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। पराग नलिका निकलेगी या फिर पोलन ट्यूब जिसे बोलते हैं। अब इस पराग नलिका में 2 पुंयुग्मक होते हैं, क्या होते हैं, 2। अब ये 2 पुंयुग्मक का क्या यूज है वो हम लोग देखेंगे बाद में। इसमें कितने पुंयुग्म होते हैं, 2, ये याद होना चाहिए, ठीक है। 2 पुंयुग्म, ठीक, 2 पुंयुग्म को मेल गैमेट जिसे बोलते हैं। अब ये नली ऐसे आगे बढ़ती जाएगी, अब ये नली इसके अंदर घुस जाएगी, ठीक है, जिसे भ्रूण कोश, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड। ये क्या है, हमारा बीजांड, ठीक है, ये बीजांड के अंदर घुस जाएगी। अब ये घुसने के बाद मतलब समझ लो, ये यहाँ का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे घुस जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जब ये घुसती है ना, तो एक्चुअली घुसती इसके सहारे से, ठीक है, ये याद रखना। ये कभी भी ना डायरेक्ट अंड कोशिका से नहीं घुसती, अंड कोशिका में पहले ना ये डायरेक्ट जो सहायक कोशिका, ये सहायक कोशिका क्या करती हैं कि इसको केमिकल छोड़ते हैं कि भाई ट्यूब इधर आ जा, ट्यूब इधर आ जा, ऐसे खींचेगी, ठीक है। मतलब खींचेगी इन द सेंस, मतलब कि उसको सिग्नल दे रही कि आ जाए। फिर क्या देगी, खाना पानी देगा तो ट्यूब क्या हो जाएगी, अंदर आएगी। जैसे अंदर आएगी तो क्या हो जाएगी, फट जाएगी ट्यूब, क्या होगी, पहले ऐसे बंद थी तो अभी क्या हो गई, फट गई। जैसे ही फटी तो यहाँ से क्या निकलेंगे, 2 पुंयुग्मक, क्योंकि यहाँ पे 2 पुंयुग्मक थे। अब ये 2 पुंयुग्मक थे, अब ये 2 पुंयुग्मक क्या करेंगे, एक पुंयुग्मक इसके साथ संयोग कर लेगा, ये पुंयुग्मक, ये अंड कोशिका इसके साथ संयोग करके क्या बना लेगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्या बना लेगा, युग्माणु, जिसे भ्रूण बोलते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो बना लेगा। एक क्या बना लेगा, एम्ब्रियो,
युग्माणु बना ले। अब जो दूसरा बचा हुआ, एक का तो यूज हो गया, जो दूसरा बचा है वो इसके साथ संयोग करता है। किसके साथ संयोग करता है? द्वितीयक केंद्रक के साथ, और मिल के क्या बनाता करता है? अंतःकोश। क्या बनाता है? अंतःकोश। तो समझ में आया? परागकण आया, पराग नलिका निकली, बीजांड में घुसा, बीजांड में घुसने के बाद फिर एक भ्रूण कोश होगा, उस भ्रूण कोश के अंदर घुसे, किसके साथ है? सहायक कोशिका के साथ है। जैसे घुसे यहाँ पे नलिका फट गई, नलिका फटी, 2 पुंयुग्मक बाहर निकले, 2 पुंयुग्मक में से एक पुंयुग्मक अंड कोशिका के साथ संयोग करके युग्माणु या भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण किया। जो बचा हुआ दूसरा पुंयुग्मक है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करके क्या बना लेता है? अंतःकोश बना लेता है। अब देखो अंतःकोश कितनी कोशिकाएं होंगी यहाँ पे? क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे? 3, क्योंकि 2 तो पहले थे, एक ही आ गया तो 3n, और ये कितना होगा? 2n। तो ये बस याद रखना थोड़ा कि जो अंतःकोश होता है जिसे एम्ब्रियो अंतःकोश बोलते हैं, ठीक है, एंडोस्पर्म बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये 3n होता है, और युग्माणु जो होता है वो 2n होता है। ये यहाँ का हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 2 बार फलन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार यहाँ पे फलन हो रहा है, एक बार यहाँ पे, इसलिए दोहरा फलन बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि दोहरा फलन, पौधों में दोहरा फलन स्पष्ट करो, तो लिखना वही, ठीक है। दोहरा फलन मतलब क्या? बस 2 बार फलन हो रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? दोहरा फलन बोलते हैं। अब क्या होगा कि ये भ्रूण उसमें बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे भ्रूण बढ़ता रहेगा। फिर अब ये अंतःकोश का काम क्या है? अंतःकोश पोषण देगा, खाना पानी देगा। तो खाना पानी कौन देता है? अंतःकोश। और भ्रूण क्या करता है? विकास करता रहता है। यही एक्चुअली बीज यही है, यही बीज है, बच्चा जिसको बोल सकते हैं पौधे का, तो ये यही है। और ये क्या करता है? बस इसको खाना देने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा कैसे स्ट्रक्चर क्या है, बनते कैसे हैं, पुंयुग्मक और स्त्री युग्मक कैसे बना, फिर उनका हमने क्या देखा? फर्टिलाइजेशन, फलन। तो ये फलन हमारा हो। अब उसके बाद फिर क्या होगा कि ये भ्रूण बड़ा हो जाएगा, बीज बन जाएगा। अब बीज बनने के बाद फिर क्या होगा? उसका बीजांकुरण हो जाएगा, अंकुर आ जाएंगे, फिर उसको जमीन पे डालेंगे, न्यूट्रिशन लेगा, न्यूट्रिशन लेकर के बीज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, पौधा बन जाएगा, फिर से पौधा, फिर लाइफ साइकिल। तो इस प्रकार से हमारा लैंगिक प्रजनन पौधों में कैसे होता है ये हमारा स्पष्ट हो। तो सबको क्लियर है? अगर क्लियर हो तो कमेंट करके लिखो कि हाँ समझा, नहीं समझा तो कुछ डाउट हो कमेंट में लिख सकते हो और पूछ सकते हो कि डाउट्स क्या है। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और दोस्तों को अपने बताओ जो 10th में घर पे बैठ के अभी पढ़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।